हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रिपल एस अकाउंट्स विद मी अनिकांत। आप हैं एंटरप्रेन्योरशिप विद ईज वाले सेक्शन में और हम कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस कुछ वीडियोस में। एक सीबीएसई की तरफ से इशूड सैम्पल पेपर पूरा सॉल्व किया है मैंने, एक मॉडल पेपर अपनी तरफ से भी अपलोड किया था। दोनों ही पेपर स्ट्रिक्टली सीबीएसई टर्म 1 नवंबर 2021 में होने वाले एग्जाम्स के पेपर पैटर्न पे बेस्ड हैं। 60 क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सैम्पल पेपर को बनाया था और सॉल्व किया। आज के वीडियो में एक और सैम्पल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो प्रीवियस वीडियोस में दी थी वो इस वीडियो के लिए भी अप्लाई रहेंगी। ओएमआर शीट के अंदर आपको लाइंस ड्रॉ कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 24, 48 एंड ऑफ कोर्स द लास्ट क्वेश्चन 60 के पहले। फर्स्ट सेक्शन जो रहेगा यहाँ पर हम 4 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रख सकते हैं। सेकेंड सेक्शन के अंदर भी 4 और लास्ट सेक्शन में 2 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह सकते हैं। ये ABC करके हमारे 3 सेक्शंस हैं। चलिए फटाफट से इस पेपर को अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है वो पब्लिक सेक्टर सिग्निफाइज दैट वो सेक्टर जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहेगा, राइट। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड, owned and controlled by is general public. No, it is not controlled by government, foreign investors and domestic institution. तो करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गवर्नमेंट ओन करती है, पर पब्लिक कंपनी का कहीं भी गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पब्लिक कंपनी पॉइंट आया तो बच्चे समझ लेते हैं कि पब्लिक कंपनी जैसे गवर्नमेंट ओन कंपनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक कंपनी में पब्लिक शेयर सब्सक्राइब कर सकती है। अगर कोई पब्लिक कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ दी शेयर होल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या इनके कॉम्बिनेशन ने ओन कर रखी हो तो फिर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। हर पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, डैश विल हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज इन सिंक विद द मार्केट। क्या हेल्प करेगा एंटरप्रेन्योर को मार्केट को समझने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के हिसाब से बनाने के लिए? अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड स्पॉटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बोथ बी एंड सी। देखिए, बी ट्रेंड स्पॉटिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आइडिया मिलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप इंटेलेक्चुअल लोग साथ में बैठकर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आइडिया जनरेट करने के लिए, तो उसका एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अपॉर्चुनिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। ट्रेंड स्पॉटिंग इज दी करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो सेकंड का आंसर भी बी हो जाएगा, है ना, कि आप ट्रेंड स्पॉटिंग करेंगे। देखिए, ट्रेंड इन्वायरमेंट में होने वाले कुछ इवेंट्स हैं जो इन सिंक हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना है, तो यहां से आपको एनवायरमेंट को समझने में हेल्प होगी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट? कौन सा माइक्रो एनवायरमेंट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो एंटरप्रेन्योर की हो रहा है? तो सप्लायर है, कस्टमर भी है, गवर्नमेंट नहीं है, जनरल पब्लिक भी आपके माइक्रो एनवायरमेंट का ही एलिमेंट है। सोशल एनवायरमेंट पेस्टल मॉडल मैक्रो में जाएगा, बट जो गवर्नमेंट है वो आपके क्लोज एनवायरमेंट के अंदर कहीं उसका लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर जाएगा। जनरल पब्लिक माइक्रो में ही आती है। सप्लायर, कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ कोर्स एंड सब्सिडरी एंड इंटरमीडियरीज जो हैं वो सभी माइक्रो एनवायरमेंट के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स हैज नेगेटिवली अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ कैमराज एंड वॉचेस। सही बात है भाई, कैमरा और वॉचेस के बिजनेस को थोड़ा नेगेटिवली अफेक्ट किया है। which micro environmental factor is indicated in the above mentioned line? टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो आपके प्रोडक्ट्स ने सफ़र किया, बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब कैमराज एंड वॉचेस लोग बाय नहीं करते क्योंकि सेल फोन्स के अंदर बेटर कैमराज और वॉच उसके अंदर रहती है, तो लोगों को इन डिवाइसेस की नीड थोड़ी कम हो गई है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर फोर्थ का ए आंसर हो जाएगा। फिफ्थ, वॉरेन बफे एज यू ऑल नो द फेमस पर्सन है, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वेल नोन इनके इनपुट्स रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए। Warren Buffett reads 5 newspapers daily in the morning and business magazines in his office to stay updated with new things about the market to make his decision. What type of trend does he follow? कौन से ट्रेंड को ये फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर ये क्योंकि इतने न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो देयर इज रीड ट्रेंड हैपनिंग हियर। पढ़कर ट्रेंड का पता कर रहे हैं, तो फिफ्थ का बी हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टल मॉडल फैक्टर इज इंडिकेटेड इन दी बिलो मेंशन्ड लाइन? कौन सा
पेस्टल मॉडल का, यानी मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर, पेस्टल मॉडल इज पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड लीगल, है ना। तो कौन से फैक्टर की बात हो रही है? कश्मीरीज डू नॉट वेयर टू प्रेफर वेस्टर्न ड्रेस, कश्मीरीज को वेस्टर्न ड्रेस पहनना पसंद नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ उनके सोशल इन्वायरमेंट से लेना देना है, कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे कि उनको वेस्टर्न कपड़े पहनने से कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएंगे या कोई बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी वहाँ की नेटिव अटायर्स पहनने से। पॉलिटिकल फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उन पर इम्पोज नहीं करती है कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं, और लीगल फैक्टर भी नहीं है, कोई लॉ नहीं है कि वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस पहनने पर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी जाएगी, ठीक है ना। तो सोशल फैक्टर्स सी का, सिक्स्थ का बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर सेलेक्टिंग एन अपॉर्चुनिटी द एंटरप्रेन्योर हैज टू इंश्योर, और अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को क्या इंश्योर करना है? तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर देर इज एन एबिलिटी टू क्रिएट एन एंटरप्राइज, एन इकोनॉमिक आइडिया होना चाहिए, मार्केट के अंदर अच्छा स्कोप होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। फिर कुछ एलिमेंट्स हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जो आप, प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, आइडिया की कॉम्पिटेंस होनी चाहिए आपके अंदर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की, फ्यूचर मार्केट स्कोप अच्छा होना चाहिए, सो देर इज़ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, बिल्कुल देखना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये भी देखना है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर हियर। 8th पे चलते हैं, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द पर्सन, तो आउटकम होगा इसका कि एंटरप्राइज क्रिएट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई थिंक सेकंड या थर्ड पेज पर ये कॉन्सेप्ट एड्रेस्ड भी है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो एंटरप्राइज इज द एंड रिजल्ट, 11th एंटरप्रेन्योरशिप में भी कवर्ड था ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, शिवजोत सिंह इज एन इनोवेटिव पर्सन एंड ही थिंक्स ऑफ बिल्डिंग इको फ्रेंडली हाउसेस। These houses will remain cool in summers and hot in winters. He conceived the idea in 2005, but it could be completed in 2015. Identify which stage of creative process is this? वो कौन से स्टेज में है? तो इन्होंने इको फ्रेंडली हाउसेस डेवलप किए हैं, है ना, और आज 2000 कंप्लीट हो चुका है आइडिया 2015 में। तो ये कौन से स्टेज में है? तो अभी ये डूइंग मार्केट रिसर्च, इज़ नॉट डूइंग, आइडिया जर्मिनेशन भी नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस होता ही नहीं है, मार्केट रिसर्च भी नहीं होता है, हॉबीज टू जनरेट आइडिया भी क्रिएटिव प्रोसेस का स्टेज नहीं होता है, तो आइडिया जर्मिनेशन ही होगा, बिकॉज ऑल दी अदर ऑप्शंस आर नॉट इवन एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। फर्स्ट चैप्टर में एंड में क्रिएटिव प्रोसेस और इनोवेटिव प्रोसेस दे रखा है जो आपको सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए दोस्तों। क्रिएटिव प्रोसेस और इनोवेटिव प्रोसेस के अंदर इन्होंने पूछा कि क्रिएटिव प्रोसेस की कौन सी स्टेज पे है। वैसे जो केस एट हैंड है, सैम्पल पेपर से इंस्पायर होकर सैम्पल पेपर का सिमिलर क्वेश्चन बनाया है, और सैम्पल पेपर वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये इशू है कि यहाँ पर अगर 2015 आ चुका है और ये कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स अब प्रोडक्ट जर्मिनेशन वाली स्टेज पे नहीं है ना। प्रोडक्ट एनलाइटन हो गया है तो इसको जर्मिनेशन वाली स्टेज कहना गलत होगा। और किस समय की बात करें, 2005 में जब आइडिया सिर्फ कंसीव हुआ तो जर्मिनेशन में मान सकता हूँ, बट 2015 में जब ये कंप्लीट हुआ तब इसे जर्मिनेशन नहीं कहा जा सकता। बट यहाँ पर हमारे लिए चूज करना ऑप्शन बी इजी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बी ही एक इकलौता पॉइंट है जो क्रिएटिव प्रोसेस का है, बाकी तो कोई क्रिएटिव प्रोसेस का एलिमेंट है ही नहीं। दैट इज वाई ऑप्शन बी, बट आई अगेन से द क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड। आगे बढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योर परसीव्स अपॉर्चुनिटी फ्रॉम, एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? तो एनवायरमेंट स्कैनिंग करनी है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, नीड्स ढूंढनी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, नीड का फुलफिलमेंट, आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। तो 10th का सी है यस, और 9th का बी था, वो हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक फैक्टर? इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है? तो पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स सोशल फैक्टर होता है, लेवल ऑफ एजुकेशन ये भी सोशल फैक्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट ये इकोनॉमिक फैक्टर है, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क ये सोशल फैक्टर है। तो 11th का सी हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट देश में कितना चल रहा है, बेरोजगारी पे देश की इकोनॉमी जिम्मेदार होती है, इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो 11th का सी हो जाएगा, ठीक है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दो कॉस्ट के वेज हैं इनको क्लासिफाई करने के। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आउटपुट की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाओगे, ज़्यादा यूनिट्स बनाओ या कम बनाओ, फिक्स कॉस्ट लगनी है। जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री,
आप उस फैक्ट्री के अंदर 1 यूनिट बना रहे हो, 10 यूनिट बना रहे हो, या फैक्ट्री ही बंद करके बैठे हो, तो भी रेंट तो पे करना पड़ेगा। देन कम्स आप जो आउटपुट बना रहे हैं उसमें वो कॉस्ट जो आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज से अफेक्ट होगी। ज़्यादा आउटपुट बनाओगे ज़्यादा लगेगी, कम आउटपुट बनाओगे कम लगेगी, वो हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल वेरिएबल कॉस्ट का है, रॉ मटेरियल, कमीशन ऑन सेल्स, पैकिंग मटेरियल, या ऑल ऑफ दीज। रॉ मटेरियल हर एक इंक्रीज प्रोडक्ट पे ज़्यादा लगेगा, कमीशन ऑन सेल्स ज़्यादा सेल होगी, ज़्यादा आउटपुट होगा, ज़्यादा सेल होगी तो कमीशन देना पड़ेगा, तो ये भी आउटपुट पे डिपेंडेंट है। पैकिंग मटेरियल, ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे ज़्यादा पैकिंग मटेरियल लगेगा, कम यूनिट्स बनाओगे कम पैकिंग मटेरियल लगेगा, तो ऑल ऑफ दीज 12th का डी हो जाएगा इधर। ऑलराइट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इनमें से कौन सा फीचर है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। डिफिकल्ट टू फॉर्म, नो इट इज़ ईजी टू फॉर्म। डिफिकल्ट टू क्लोज, नो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्लोज, इट्स वेरी ईजी टू क्लोज। इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, बिल्कुल सही कहा, इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यहाँ पर रहता है, तो डी ऑप्शन इधर मैं सेलेक्ट कर दूंगा। अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस इज नोन एज, अनसर्टेनिटी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर ही रिस्क है, क्या होने वाला है ये नहीं पता। देखो बुरा होगा अच्छा होगा, क्या होगा अच्छा होगा तो कितना अच्छा होगा, कहने का मतलब है प्रॉफिट्स होंगे कितने होंगे ये नहीं पता, लॉसेस हो सकते हैं ये नहीं पता, कितने लॉसेस हो सकते हैं ये नहीं पता। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर इज रिस्क। इफ द फ्यूचर इज सर्टन यू कैन से देयर इज नो रिस्क। अगर लॉस होने वाला है और मुझे पता है कि लॉस होगा तो अब रिस्क हट गया, अब मुझे पक्के से पता है कि लॉस होगा, तो आई नो अनसर्टेनिटी और फ्यूचर हट जाती है तो रिस्क हो जाता है। रिस्क डजंट मीन इंकरिंग ऑफ लॉसेस, रिस्क मीन्स दैट लॉसेस मे occur in future and I am unaware about it. If you are aware that a loss is going to happen to you in future, there is zero risk out there, okay? So risk is uncertainty of future. Uncertainty of business is known as risk. तो 14 का B करेक्ट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 डैश इज द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज, दैट इज सिंपली ट्रेडिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 15 का ए, गुड्स को खरीदना, बेचना, बनाना। बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग, बनाना तो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, पर बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंजिंग इज ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस। कौन सा इसमें क्रिएटिव प्रोसेस का पार्ट नहीं। जर्मिनेशन है, इंक्यूबेशन है, वेरिफिकेशन है, इल्यूमिनेशन वगैरह भी होता है। यहाँ पर डी नन ऑफ दीज, तीनों के तीनों जो दे रखे हैं ये पार्ट हैं क्रिएटिव प्रोसेस का, तो 16 का डी हो जाएगा। 17 करते हैं। गोपेश एंड हिज फ्रेंड स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे यूज्ड टू इन्वेस्ट मनी मंथली, देयर मेन एम वाज नॉट प्रॉफिट but to help any of its existing members when they were in need. What type of organization is this? तो म्यूचुअल फंड नहीं है ये। म्यूचुअल फंड्स आर ऑर्गेनाइजेशन विच टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक and invest in share market. They charge some commission and create funds of the packets and portfolio of investment they are doing there for investors. पार्टनरशिप आप समझते ही हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। क्लियरली कह रखा है पार्टनरशिप वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, वेलफेयर मोटिव के लिए बना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी भी ये नहीं है, राइट। अ बिजनेस प्लान इज अ ब्लैंक, अ कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट, जी बिल्कुल। इट इज रोड मैप रिक्वायर्ड बाय द वेंचर, ये भी सही है। इट इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ अ सेट ऑफ बिजनेस गोल्स टू बी अचीव्ड बाय द ऑल ऑफ दीज, सारी की सारी चीज़ें होती है बिजनेस प्लान के अंदर। बिजनेस प्लान के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है बिजनेस प्लान का, बिजनेस वेंचर, उसके अंदर गोल्स लिखा रहता है, विजन लिखा रहता है। कॉम्प्रिहेंसिवली रिटन डाउन डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव है। प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, ऑर्गेनाइजेशनल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, सब के बारे में यहाँ बात की जाती है। रोड मैप है, यस, बिजनेस प्लान को फॉलो करके हम हमारे गोल्स को, हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पर 18 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 19th क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इनमें से कौन सा फीचर जॉइंट स्टॉक कंपनी पे अप्लाई होता है, ठीक है ना।
तो वॉलेंटरी एसोसिएशन बिल्कुल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कंपनी के अंदर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इच्छा है तो करिए नहीं तो नहीं करिए। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, येस। सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, an entrepreneur ensures the type of technology required to produce the product and its availability. What type of feasibility is this? This is technical feasibility. टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है तो अच्छी कॉस्ट पे, अच्छी प्राइस पे अवेलेबल है या नहीं, और इंडिजीनियस है टेक्नोलॉजी या इंपोर्ट वगैरह करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर को इंश्योर करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आया है, तो दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली फ्रॉम आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट वाले के अंदर से ये चीज़ दी गई है। व्हाट डज टोटल कॉस्ट इंक्लूड? टोटल कॉस्ट इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट? जी नहीं, ओनली फिक्स कॉस्ट नहीं, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आती है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 21 का दोस्तों सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यूनिट प्राइजेस। यूनिट प्राइस बिजनेस अरिथमेटिक के अंदर से दो ही प्रैक्टिकल टॉपिक आ रहे हैं, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट ऑफ सेल वाला, और ब्रेक इवन पॉइंट। तो यूनिट प्राइस क्या होगी? एक यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस इज सिंपली कि एक यूनिट ऑफ सेल को आप किस प्राइस पर ऑफर कर रहे हैं, कितना पैसा कस्टमर को देना पड़ेगा ये प्रोडक्ट या सर्विस अक्वायर करने के लिए। तो टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। टोटल सेल्स इनटू नंबर ऑफ यूनिट बिल्कुल ही फालतू बात है, टोटल सेल्स में से यूनिट सोल्ड माइनस करके अपसर्ड फिगर निकलेगा। टोटल सेल्स में यूनिट सोल्ड भी पता नहीं क्यों ऐड कर रहे हैं, तो बी, सी और डी आर एब्सोल्युटली absurd formulas, only A is the correct answer over here। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंक्लूड्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, है ना। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होता है? वेरी सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग होता है। 23 का ए हो जाएगा। 24 करते हैं अब हम। अ कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 92, कोई एक्ट है ही नहीं ऐसा। कंपनीज एक्ट 1957, ये भी कोई एक्ट नहीं है। कंपनीज एक्ट 2015 नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 जो अभी प्रेजेंट में हमारे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है हमारे कंट्री पे, वो कंपनीज एक्ट 2013 है। कि रीवैम्प्ड कंपनीज एक्ट हमने बनाया था, इससे पहले जो कंपनीज एक्ट चलता था वो कंपनीज एक्ट 1956 था। ऑप्शन में नहीं है वो तो। सो दैट फिनिशेज आवर सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस थे। 24 क्वेश्चंस में से हमें करने थे 20। मैंने सारे अटेम्प्ट किए क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं एडवाइस करूंगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करें तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन ज़रूर छोड़ें, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे कि एग्जाम में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अटेम्प्ट करना है। और जो इनिशियली लाइन्स के ब्रेक दिए हैं हमने, लाइन्स प्रिपेयर करी है हमारी OMR पे 24, 48 एंड 60 पे, वो इसी ऑब्जेक्टिव से करी है। दोस्तों अगर आपको एफर्ट्स दिख रहे हैं इस वीडियो के प्रिपरेशन में और आपको किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू नज़र आ रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, शेयर करिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियोस प्रिपेयर करने के लिए। इससे चैनल को बहुत हेल्प होती है। बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो चैनल पे कोई आए। अगर आप चैनल को और भी किसी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स है, प्लीज़ करिएगा। नहीं तो आप प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, इससे चैनल को बहुत हेल्प होगी। और वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। अब वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है CA अनिकांत कुणावत, आप वहाँ पर भी जाकर मेरे से डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं बेस्ट एफर्ट्स लगाऊंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। हमारे चैनल पे पूरे सिलेबस के वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन का यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी के अंदर, एज एन एंटरप्रेन्योर बिगिंस गैदरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन रेगुलरली, they will start to develop a trend spotter mind as they absorb and mull about what they have read, heard and observed. They will start to make connections and observations that will lead to business boosting insights. What type of trend spotting is this? अगर टेक्स्ट बुक पढ़ी है तो एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक की लाइंस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी गई हैं। सो दिस इज थिंक ट्रेंड। जब आप ट्रेंड को बहुत स्पॉट करने लगेंगे तो आपका दिमाग ट्रेंड स्पॉटर का बन जाएगा, तो आप एक जगह दूसरी जगह से गैदर्ड इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके ट्रेंड स्पॉट करना चालू कर देंगे। सो ट्रेंड स्पॉटर का माइंड बन जाएगा। ये थिंक ट्रेंड है। वॉच ट्रेंड देख के, रीड ट्रेंड पढ़ के, टॉक ट्रेंड बातें करके, तो ये थिंक ट्रेंड वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। 26, प्रिया ओन्स अ कंपनी कॉल्ड सनशाइन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड।
Siddhi and Siddhika are two members of the company. The company has 130 employees. Total yearly turnover of Sunshine Estate is 10 crores. Total paid up capital is 10 lakh. The shares of members cannot be transferred. Is the company eligible to be termed as private company? सी प्राइवेट कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल इन्होंने अचीव कर रखी है, एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ है, उससे भी कोई तकलीफ है नहीं, 3 है, तो ये बिल्कुल, क्योंकि शेयर्स मेंबर्स अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर्स चाहिए। तो इज़ एलिजिबल टू बी टर्म्ड एज प्राइवेट कंपनी? येस, दिस कंपनी इज़ डेफिनेटली एलिजिबल टू बी टर्म्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। तो 26 का ए हो जाएगा। 27, मनोज इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एयर कंडीशनर्स। बहुत अच्छी बात है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। सेल्स दे रखी है, तो यहाँ पर सेल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह दे रखा है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन सिंगल आउटपुट पे। डायरेक्ट लेबर 100 यूनिट्स का दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 100 यूनिट्स की दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 यूनिट्स के दे रखे हैं, फिर दे रखी है फिक्स कॉस्ट। तो ये ऊपर जो तीनों चीज़ें दे रखी हैं ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता कर लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता कर लेते हैं, ताकि हम ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर सकें। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला सिंगल यूनिट में इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना काफ़ी आसान है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। अब यहाँ पर 100 यूनिट्स बनी हैं, अज्यूम करते हैं कि 100 की 100 बिक गई भी होंगी। 2,50,000 रुपये की सेल्स हुई है, 100 यूनिट्स हैं, तो 2,500 रुपीज़ का दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देता हूँ और उसके बाद 100 यूनिट से डिवाइड कर दूंगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज़ 25,000 प्लस 62,500 प्लस 12,500। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आ रही है कुछ 1 लाख रुपए की। 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो 1,000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। अब हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 2500 की, वेरिएबल कॉस्ट है 1000 की, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 1500 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी है 75,000 की। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। फिक्स कॉस्ट है यहाँ पर 75,000 रुपीज़ की, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है यहाँ पे 1500। इससे हमें आंसर मिल जाएगा 7500 डिवाइडेड बाय 1500, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 1500, तो यहाँ पे 50 यूनिट्स आपको सेल करनी पड़ेंगी एटलीस्ट ब्रेक इवन करने के लिए। 50 यूनिट्स पे आपका प्रॉफिट आएगा 0, 50 से ज़्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, 50 से कम बनाएंगे तो लॉस आ जाएगा। हमने थोड़ी जल्दबाजी में सोल्यूशन कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना मांगा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एयर कंडीशनर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 1000। तो क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, उसके बाद सॉल्व करना है। खैर कोई बात नहीं, इस सोल्यूशन से आपको ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा समझ में आया होगा। ब्रेक इवन एनालिसिस पे भी पूरा वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रेक इवन पॉइंट कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज इन इट्स एजीएम, बड़ा केस है, तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि मांगा क्या है। तो फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान, व्हाट फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान डिड ही यूज, ये बात करी गई है। तो हमें बिजनेस प्लान का फॉर्मेट करना है। बिजनेस प्लान 4 तरह के फॉर्मेट होते हैं, एलिवेटर पिच, पिच डेक विथ ओरल नरेटिव, इंटरनल ऑपरेशनल प्लान एंड रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। देख लेते हैं यहाँ किसकी बात हो रही है। Reliance Industries in its AGM shows a PowerPoint presentation. PowerPoint presentation in itself एक इनफ इंडिकेटर है कि ये एलिवेटर पिच विथ पिच डेक विथ ओरल नरेटिव है। एलिवेटर पिच तो एक शॉर्ट समरी होती है, जो एक एलिवेटर राइड पे खत्म हो जाए तो वहाँ पे स्लाइड शो दिखाने का टाइम भी नहीं है आपके पास, उससे थोड़ा बड़ा ट्रेलर जैसा वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद एक डिटेल प्लान है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, और एक इवन मोर डिटेल प्लान है इंटरनल ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। तो परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ सऊदी अरामको as independent director in Reliance. It is a new project to invest 75,000 crore to start green energy statement, which was explained by Mukesh Ambani himself through his presentation. What format of business plan he used? So he's using pitch deck with oral narrative. ठीक है दोस्तों,
तो 28 का बी हो जाएगा। 29 पे चलते हैं। गौरव गुप्ता को फाउंडर ऑफ जोमेटो, आगे पूछ लेते हैं कि क्या बोला है, व्हाट प्लान डिड ही ले आउट, कौन से प्लान की बात हो रही है। तो बिजनेस प्लान का एलिमेंट भी हो सकता है, फॉर्मेट ऑफ बिजनेस प्लान में क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा किस बारे में बात की जा रही है। Gaurav Gupta, co-founder of Zomato Limited, made a plan to share all the details about revenue, funds, and their utilization, liquidity, and how they are planning to meet their financial obligations while taking the company public for potential shareholders. Which plan did he lay out? भाई साहब finance की इतनी बात हो रही है तो ये financial plan है। बजट होता है, देखिए ये बजट क्यों नहीं है कि बजट के अंदर डिसाइड होता है कि कितने रेवेन्यू और कितने एक्सपेंस रहेंगे बिफोर स्टार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पे ये प्लान बना है और उसको एग्जीक्यूट करने की इच्छा की जा रही है, और कितना रेवेन्यू आएगा, कैसे लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे, इतनी डिटेल बजट में नहीं होती, ये सारी डिटेल फाइनेंशियल प्लान में होती है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 30th क्वेश्चन देखते हैं। अमित ऑब्जर्व, फिर से पढ़ लेता हूँ कि मांगा क्या है। आइडिया, विच आइडिया फील्ड डिड अमित यूज, तो हमें आइडिया फील्ड बतानी है, कौन सी आइडिया फील्ड है। तो अमित ऑब्जर्व्स दैट द चेंज्ड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हैज मेड देम वर्कहोलिक, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज्ड लाइफस्टाइल, एक इंडिकेटर है यहाँ पे, लाइफस्टाइल बदल गई है लोगों की, वर्कहोलिक बना दिया लोगों को। ऑफ दिस दे हैव बिकम प्रोन टू वेरियस डिजीजेस, they rely on medicines for every little health problem. Yes, that's a real concern. जीवन के अंदर भी लोग मतलब छोटा सा प्रॉब्लम होता है दवाई लेने लगते हैं, which is not good for health. आपको अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। They rely on medicines for every little health problem. Allopathy medicines have side effects and people hesitate to consume them. He decides to make herbal medicines to sell in the market. His herbal remedies work well, so he decides to grow these herbs himself in order to reduce cost. Which idea field did Amit used for his business? तो इसको आइडिया फील्ड कहाँ से मिली? देखिए हर्बल डिजीजेज हैं, क्रिएटिव एफर्ट्स नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, सर्विस बेस्ड भी नहीं है ये, और मार्केट ड्रिवन भी नहीं है। मार्केट में कोई डिमांड नहीं थी, लोगों की लाइफस्टाइल थी, लोगों के पास ऑप्शन था एक, एलोपैथी वो यूज़ कर सकते थे, दैट इज़ दी जेनेरिक मेडिसिन दैट वी गेट इन आर लोकल मेडिकल स्टोर। वो मेडिसिन भी लोग यूज़ कर रहे थे, तो लोगों के पास सोल्यूशन था, इन्होंने एक बेटर सोल्यूशन निकाला, और वो है कि ये हर्बल मेडिसिन दे रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्स मैं कह सकता हूँ, वैसे क्रिएटिव एफर्ट्स भी हो सकता है, आई नीड टू चेक। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए ही है, नेचुरल रिसोर्सेज ही है, क्योंकि इन्होंने हर्बल मेडिसिन जो बनाई वो इनकी इन्वेंशन या इनकी क्रिएटिव सोच से नहीं आई, वो एग्जिस्ट करती है, बस उसको ट्रेड करने का इन्होंने इरादा बनाया और उनको खुद ग्रो कर रहे हैं ताकि थोड़ी कॉस्ट कम हो जाए, राइट। सो दैट्स इट, नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, एक ग्रोसरी स्टोर है, उसने ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचे और डिफरेंट क्वांटिटी है। पास्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहाँ पर मॉडल पेपर में आपके लिए इन्होंने इधर दिया है। यहाँ पर हमको निकालना क्या है, कस्टमर यूनिट सेल है, व्हाट इज़ द यूनिट प्राइस इन अबव ग्रेस, यूनिट प्राइस निकालनी है, एक यूनिट की क्या प्राइस होती है, पर वहाँ पे फिर यूनिट ऑफ सेल ये क्या मान रहे हैं वो देखना है। ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सच नेचर यहाँ पे यूनिट ऑफ सेल, नंबर ऑफ कस्टमर ही दे रखा है, तो मुझे पता करना है कि टोटल सेल्स कितनी हुई और फिर उस सेल्स को नंबर ऑफ कस्टमर से डिवाइड कर देना, मेरे को यूनिट प्राइस पता चल जाएगी। कॉस्ट का कुछ पैरामीटर दे रखा हो तो यूनिट प्राइस में से यूनिट कॉस्ट माइनस करूंगा तो ग्रॉस मार्जिन पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे सेल कितनी हुई ये पता करना है, इसके लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि प्राइस पर यूनिट दे रखा है और क्वांटिटी सोल्ड दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स कितनी हुई। तो ऐसा ही एक कॉलम, ये जो टेबल है ये तो एग्जैक्टली यूज आ जाएगी, इसका सेल्स बना देता हूँ। तो 40 kg 35 में बेचा है पर केजी, तो 1400 रुपये की दाल की सेल्स हुई है। चिली पाउडर 40 पर केजी और 10 kg है तो 400 रुपये, 400 रुपीज़ चिली पाउडर हो जाएगा। सॉल्ट 5 पर पैकेट है और 5 पैकेट बिके हैं तो 25 रुपये सॉल्ट का हो जाएगा। चिप्स 15 पर पैकेट है, 10 पैकेट बिके तो 150 रुपीज़ का चिप्स का हो जाएगा। जूस 10 पर पैकेट है और 5 पैकेट बिके तो 50 रुपीज़ जूस का सेल्स बिल हो जाएगा। टोटल सेल्स कितनी हुई इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो 1400 प्लस 400 800, 800 प्लस 25 1825 प्लस 200 तो 2025 की टोटल सेल्स हुई है। और जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो लिख रहा है, शॉपकीपर ऑल्सो फाउंड दैट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिल्स इशूड बाय हिम देयर वर 50 कस्टमर्स, कुछ 50 कस्टमर्स हैं। तो यूनिट प्राइस जो है, यूनिट प्राइस इज बेसिकली इक्वल टू टोटल सेल्स अपॉन यूनिट ऑफ सेल, और यूनिट ऑफ सेल जैसा कि मैंने आपको बताया
ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ कस्टमर्स ही मिलेगी। तो 2025 डिवाइडेड बाय 50 करना है बस, तो डिवाइड बाय 50 कर देते हैं। 40.5 इधर आ रहा है, मे बी आई मेड एन एरर इन कैलकुलेशन, लेट मी चेक। 40 इंटू 35 इज 1400, दैट इज़ ओके। 400 रुपये भी बराबर है, 25 भी बराबर है, 150 भी बराबर है और 50 भी बराबर है। 1400 प्लस 400 प्लस 25 प्लस 150 प्लस 50, 2025 ही आता है। 2025 डिवाइडेड बाय 50 is 40.5. maybe they have made an error in drafting the question. आंसर तो 40 आ रहा है। यूनिट प्राइस देख लेते हैं, इन्होंने क्या दे रखा है, 31 का सी ही दे रखा है, तो मे बी कुछ राउंडिंग एरर, इनसे कोई एक फिगर देने में एरर हो गया होगा जिसकी वजह से 40.5 आ रहा है। आंसर 40 आना चाहिए। कैलकुलेशन वगैरह एक बार फिर से चेक कर ली थी मैंने, बराबर ही है। जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ सेल्स, मे बी यूनिट्स में या किसी में इनसे कुछ एरर हो गई है। वैसे ये पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, आई बिलीव आंसर तो यही आता है, हो सकता है कोई फिगर वगैरह में मिस्टेक हुई। एनीवेज आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैच, फॉलो अप, इंस्पेक्शन एंड शिपिंग आर एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशनल प्लान। RSDFIS ये स्यूडोनिम हम अप्लाई करते हैं, मैंने मेरे वीडियोज़ में भी सिखाया है। दिस आर ऑल ऑपरेशनल प्लान, तो ये ऑपरेशनल प्लान ही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रीमा सोहा वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है। व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच ऑल व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच ऑल डिटेल्स आर रिटन इज कॉल्ड। ये सारी डिटेल लिखी जाएगी, उसे क्या कहेंगे। वैसे तो कैलकुलेटेड गेस बिजनेस प्लान की बात हो रही है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। रीमा सोहा वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे हैव डन देयर MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। रीमा इज अ फाइनेंस एक्सपर्ट and Soha is sales specialist. They wrote down all the things they will need to take care of the business like supplier, logistic, target market, funding, production, sales, techniques। अब भाई साहब बिजनेस प्लान की बात हो रही है, बचा हुआ मैं पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है ना। तो 33 का आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। 34, सैमी एंड तन्मय, नीचे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है। विच फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज वुड यू सजेस्ट फॉर देम। इन दोनों के लिए कौन सा बिजनेस एंटरप्राइज सजेस्ट करोगे। दो लोग हैं साथ में काम कर रहे हैं, तो मेरा फर्स्ट चॉइस तो पार्टनरशिप रहेगा, और अगर लाइबिलिटी आपको अनलिमिटेड चाहिए तो प्राइवेट कंपनी बना लो। पढ़ लेते हैं। सैमी एंड तन्मय वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, but both of them are from underprivileged areas. Both of them does not have huge amount of money to start business, but have an idea of a tech company that can bring revolution in the market. You are a chartered accountant, friend of Samay and Tanmay. They come to you for an advice. How about to start their business after telling you the whole situation? The form of business enterprise would you suggest for them? Huge amount of money required है भैया, और इन दोनों के पास खुद का पैसा तो है नहीं, तो इनको कंपनी बनानी पड़ेगी और लोगों से पैसा लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप मैं एडवाइस नहीं करूँगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो पब्लिक सेक्टर में जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी वुड बी माय एडवाइस। कोऑपरेटिव सोसाइटी आई वुड नेवर एडवाइज कॉर्पोरेट फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज इनका प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं, और एंटरप्रेन्योर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना। तो 34 का बी हो जाएगा। 35th, 35th क्वेश्चन है। असर्शन ए, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस। सही बात है, कॉन्ट्रैक्ट से ही अराइज होती है, स्टेटस से नहीं होती। पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। रीजन, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बात भी सही है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो कोई एक पार्टनर सबको चलाना ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी सबके बिहाफ पे चला सकता है, म्यूचुअल एजेंसी है। बट जो ये रीज़न है ये ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। एक सच्ची बात है, आर भी एक सच्ची बात है, पर इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट रीज़न असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो 35th का बी इज़ करेक्ट। 36th क्वेश्चन करते हैं। People in India love to travel in trains. मांगा क्या है भाई साहब। The idea boosted the sale of Domino's to next level. What did Domino's identify? पढ़ लेते हैं आप, डोमिनो ने क्या आइडेंटिफाई किया। क्रिएटिविटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन डिलीवरी है, सेल्स है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई हुई है, वैसे ही क्लियरली दिख रहा है। आइडेंटिफाई होती बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाई या तो अपॉर्चुनिटी होती है या प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम फिर सोल्यूशन के साथ अपॉर्चुनिटी ही बन जाती है।
People in India love to travel in trains, but the food served in trains sometimes ruins their travel experience, and the food sometimes is not even properly cooked or hygienic. Domino's got to know this and started to deliver pizzas to train via online booking. The idea boosted the sale of Domino's to next level. 36 का आंसर बी है. ओके, आगे बढ़ते हैं. संजीव वॉज डेवलपिंग, मांगा क्या है? आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान. कौन से फाइनेंशियल प्लान के एलिमेंट्स का डिस्कशन हुआ है? तो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट, प्रोफॉर्मा फाइनेंसिंग, प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट, प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो प्रोजेक्शन, सोशल एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ब्रेक इवन एनालिसिस. ये कुछ एलिमेंट्स है फाइनेंशियल प्लान के. यहाँ पर किसकी बात हो रही है देख लेते हैं. Sanjeev was developing a business plan for his organization. While working on financial plan, he realizes that his financial requirements will be for fixed assets and their installation, preliminary expenses, working capital expenses on research and development, and investment in short-term assets via that is raw material, levels of cash, etc. To decide on sources of funds for the venture, he tried to ensure the selection of best overall mix ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द एंटरप्राइज. आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान. तो भाई साहब ये फाइनेंस की भी सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट की भी सोच रहे हैं, तो प्रोफॉर्मा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी है और प्रोफॉर्मा फाइनेंस भी है. कहाँ लगाएंगे? तो वर्किंग प्लान के अंदर ये फिक्स्ड एसेट्स पे लगाएंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वर्किंग कैपिटल पे लगाएंगे, कैश रिक्वायरमेंट भी रहेगी, रॉ मटेरियल शॉर्ट टर्म एसेट्स वगैरह में भी पैसा लगेगा. और कहाँ से आएगा इसके लिए ओवरऑल मिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो 37 का सी है बिल्कुल सही. 38 करते हैं. अ डैश इज अ रोड ब्लॉक. अ प्रॉब्लम इज अ रोड ब्लॉक इन अ सिचुएशन, समथिंग दैट सेट्स अप अ कॉन्फ्लिक्ट. फिर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसका सोल्यूशन करना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है टेक्स्ट बुक से. तो 38 का बी. आगे बढ़ते हैं. 39 वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. तो पहले लेफ्ट कॉलम पढ़ लेता हूँ और फिर राइट कॉलम में से देख लेता हूँ. वैसे राइट कॉलम ट्रेंड स्पॉटिंग के तरीके. पहला वाला यूज ऑफ टेक टूल्स लाइक RSS फीड, ईमेल, न्यूज़ लेटर्स. भाई साहब ये रीड ट्रेंड की बात हो रही है. एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं. RSS फीड पढ़ना, ईमेल, न्यूज़ लेटर्स पढ़ना, है ना, ये सारी जो हैं ये रीड ट्रेंड है. यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स एंड फोरम्स टू आइडेंटिफाई की इन्फ्लुएंसर, ट्रेंड सेटर्स इन द टारगेट मार्केट. सोशल नेटवर्किंग साइट से तो ये टॉक ट्रेंड है यहाँ पर, या टॉकिंग ट्रेंड. ये भी टेक्स्ट बुक में आपको एग्जैक्ट लाइन मिलेगी. Trade shows are great place to get trend ideas too. Even if they are not looking to buy the product, they can attend many shows simply to see what's hot. To see what's hot, तो ये watch trend हो जाएगा यहाँ पर, ये D हो जाएगा. An entrepreneur begins gathering all this information regularly. They will start to trend spotter mind. इसी पेपर में ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये think trend हो जाएगा. तो 1 का C, 2 का A, 1 का C, 2 का A, 3 का D एंड 4 का B. सी ऑप्शन इज द करेक्ट. 139 का C बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर. एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, और 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है. तो पैन इज अ 10 डिजिट अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है ना. कुछ ABC करके फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स आते हैं, फिर डिजिट्स भी आते हैं. इस तरीके से बनता है. मतलब अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट्स वाई अल्फा न्यूमेरिक. और 10 होते हैं इसमें टोटल एलिमेंट्स, है ना, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स मिलाकर. तो 10 डिजिट हो जाएगा बेसिकली, है ना, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स मिलाकर. क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं. असर्शन दे रखा है, देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स on the part of all entrepreneurs to improve the products and services already existing in the market. बिल्कुल सही है. A product or service may be desired from forest resources, agricultural, horticulture, mineral, animal husbandry, wind and sun and human resource. ये डिस्क्राइब किया है इन्होंने. रीज़न में डिस्क्रिप्शन है नेचुरल आइडिया फील्ड्स का, और असर्शन ए में इन्होंने कहा है कि कांस्टेंट एफर्ट्स रहेगा इनोवेट करने का. दोनों बातें सही हैं, बट रीज़न और असर्शन का कोई लेना देना नहीं है. तो 41 का बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो 41 का बी हो जाएगा. 41 का बी बराबर है. आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग आ गया फिर से. यहाँ पर अगर कॉलम 1 देखें तो ऑपरेशनल प्लान के एलिमेंट्स दे रखे हैं, शिपिंग, फॉलोअप, इंस्पेक्शन, शेड्यूलिंग. और कॉलम 2 में उनका एक्सप्लेनेशन है. पढ़ लेते हैं. शिपिंग क्या है कि बेसिकली अल्टीमेट प्रोडक्ट को दिखाना है प्रोडक्शन से कंज्यूमर से. तो शिपिंग के लिए डी डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर. 1 का डी हो जाएगा. सेकंड फॉलोअप के अंदर है कि इवैल्यूएशन एंड अप्रेजल ऑफ वर्क इज बेसिकली इंस्पेक्शन. तो 3 का सी है.
फॉलो अप है आर्ट ऑफ कंपेयरिंग मटेरियल प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस विद एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, ये एक्चुअली इंस्पेक्शन की बात हो रही है ना, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सेकंड जो है फॉलो अप वो हो जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ वर्क, रिलेट्स टू इवैल्यूएशन अप्रेजल ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, ये फॉलो अप है तो सेकंड का सी हो जाएगा। थर्ड जो इंस्पेक्शन है वो बी हो जाएगा, एक्चुअल स्टैंडर्ड स्टैब्लिश है उनसे एक्चुअल वर्क कंपेयर कर रहे हैं, और शेड्यूलिंग फिक्सेशन ऑफ टाइम है। तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 1 का डी, 2 का 3, सी का बी एंड 4th का ए। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से, तो 42 का ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43rd क्वेश्चन, प्रांशु वॉज वर्किंग विथ हितेश अन्यू, मांगा क्या है भाई साहब, आइडेंटिफाई द एलिमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। किसी एक बिजनेस प्लान के किसी एक कंपोनेंट के किसी एलिमेंट की बात हो रही है, वो पूछा गया हमसे। Was working with Hitesh, a new entrepreneur, as production manager to achieve the objectives. He issues necessary orders and guidelines to his subordinate pertaining to work, and they give practical shape to the production plan. Identify the element being discussed above which is related to one of the components of business plan. तो डिस्पैचिंग की बात हो रही है, शेड्यूलिंग की बात हो रही है, इंस्पेक्शन की बात हो रही है, या रूटिंग की बात हो रही है। तो ऑपरेशनल प्लान है बेसिकली जो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, और ये ऑर्डर्स दे रहे हैं जो प्रैक्टिकल शेप देगा प्रोडक्शन प्लान को। ऑप्शंस में बिजनेस प्लान के एलिमेंट्स आने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन दिए, ऑप्शंस दे रखे इन्होंने सारे ऑपरेशनल प्लान के। अब ऑपरेशनल प्लान के सारे एलिमेंट्स का ऊपर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो 43 का मैं आंसर देख लेता हूँ क्या है। वैसे 43 का इन्होंने कहा है डिस्पैचिंग, बट डिस्पैचिंग से कुछ लेना देना तो लग नहीं रहा। आई वुड कॉल दैट दिस क्वेश्चन इज़ नॉट प्रॉपरली ड्राफ्टेड, तो ये क्वेश्चन गलत मैं डेजिग्नेट करूँगा। ऊपर जो भी बात लिखी है इसका डिस्पैचिंग से कोई लेना देना नहीं है। डिस्पैचिंग का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन फ्लोर से प्रोडक्शन फ्लोर पे ले जाना फ्रॉम ऑपरेशनल, है ना। तो उसका बिजनेस प्लान के डिस्पैचिंग एलिमेंट, बिजनेस प्लान के ऑपरेशनल प्लान के डिस्पैचिंग एलिमेंट का यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। 44th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवॉर्ड फॉर अंडरटेकिंग बिजनेस एक्टिविटी। तो प्रॉफिट रिवॉर्ड है सर, वेरी सिंपल, 44 का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। 45th, येलो टेलीविजन्स हैं, मांगा क्या है, व्हाट विल बी दी ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉर दी 24 इंच टेलीविजन। तो हमें बी पे निकालना है। येलो टेलीविजन सेल्स कलर टेलीविजन एट 5000, वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड है 2000 की, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 4000 रुपये के। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दी बेसिकली दी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमें आगे से दे रखे 4000 रुपये के, तो फिर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर जो है कलर टेलीविज़न है 5000 रुपये का, वेरिएबल कॉस्ट आती है इसकी 2000 रुपये, तो 3000 रुपये का कंट्रीब्यूशन हो गया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3000 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। द फिगर्स जस्ट स्लाइटली अलार्म्ड मी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बहुत ही क्लोज टू ईच अदर है। फिक्स्ड एक्सपेंस है 4000 रुपये के, बट कोई बात नहीं है तो है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 4000 है और कंट्रीब्यूशन 3000 रुपये का है, बहुत ही बढ़िया मार्जिन है यहाँ पर। 4000 डिवाइडेड बाय 3000, तो 1.33 का आ रहा है, थोड़ा डेसिमल में आ रहा है दोस्तों। 1.33 यूनिट्स, एक टीवी बिका और दूसरा टीवी बिका नहीं आपका, इवन दूसरे में भी 1.33 ही बेचना है, बट यू कैन नॉट सेल अ पोर्शन ऑफ टेलीविजन। तो अगर राउंड फिगर में बात करें तो 2 टीवीज बेचने के बाद आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो बहुत ही छोटा ब्रेक इवन पॉइंट है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, ये सही है। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी को है। तो इनकरेक्ट की बात करी तो ये तो करेक्ट है। It is also not compulsory for private company to hold a statutory meeting. This is also correct. It is necessary for private company to issue prospectus. No. प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट कंपनी के वर्क विथ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड इट कैन इशू शेयर्स विदाउट इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स मेंबर्स विदाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस। तो सी इधर सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन डन।
46 क्वेश्चन डन। चलिए 47 की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन क्या कहता है? 47 कहता है मेंबर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सही बात है, मेंबर्स के पास राइट नहीं होता, डायरेक्टर्स करते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है। दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। विच फीचर ऑफ द कंपनी इज हाईलाइटेड? दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो 47 का बी हो जाएगा यहाँ पे, 47 का बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 48। केयरफुली आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स, डिजाइन एज वेल एज रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे एक बार ऑप्शंस पढ़ते तो थोड़ा और आइडिया लगेगा कि आखिर बात किसकी कर रहा है। तो एनालिटिकल प्लानिंग, ये तो इनोवेटिव प्रोसेस का एलिमेंट होता है। रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इनोवेटिव प्रोसेस का होता है। प्रिपरेशन एंड जर्मिनेशन, ये क्रिएटिव प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस या इनोवेटिव प्रोसेस में से कहाँ सेट होता है, ये हमें पता करना है। अब आप जब लाइन्स पढ़ेंगे तो केयरफुली आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स, डिजाइन एज वेल एज द रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड, ये सारी लाइन्स एग्जैक्टली देखिए टेक्स्ट बुक से पढ़ना थोड़ा एडवांटेजेस रहता है, और आई अंडरस्टैंड यहाँ पे थोड़ी क्रैमिंग रिक्वायर्ड रहती है। आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में कहाँ कौन सी लाइन लिखी हुई है और किधर अप्लाई होती है। ये बहुत हेल्प करेगी आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करने में। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ो, चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, उनके नोट्स देखो और लर्न कर लो सारा कंटेंट। सैम्पल पेपर जो है इनकी प्रैक्टिस करके जाओ, बहुत आराम से पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। कहीं कोई तकलीफ आने की कोई इशू या रीज़न मुझे तो नहीं दिखता। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली लाइन एनालिटिकल प्लानिंग की दे रखी है। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देखेंगे, इनोवेटिव प्रोसेस का पहला एलिमेंट और उसमें एनालिटिकल प्लानिंग यहाँ डिस्क्राइब्ड है। सो दिस इज इट, ये हमारा 48 का ए हो जाएगा। 49 क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेक्शन सी की तरफ आते हैं, पढ़ लेते हैं कि नीचे क्या मांगा है। विच ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन। तो सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करी है इन्होंने। तो यहाँ पर बिना केस स्टडी पढ़े भी मैं देख सकता हूँ, बिजनेस का एक नाम होना एडवाइजेबल है। टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको, पैन नंबर तो ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो ए एंड बी आर दी रिक्वायरमेंट, पूरा केस स्टडी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है मुझे। 49 का आंसर डी हो जाएगा, 49 का डी बिल्कुल सही है ना। तो अब केस स्टडी भी फिर हम नहीं पढ़ते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आप चाहें तो आपके पास स्क्रीन है, पॉज करके आप केस स्टडी पढ़ लें अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। मेरे को तो सिंपल नीचे जो क्वेश्चन था उसी से पता पड़ गया कि आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं। सिंस रितेश अग्रवाल, आगे पढ़ लेते हैं मांगा क्या है। ओयो के हैं ये ओनर एंड फाउंडर। what are the two criterias ensured by Ritesh before selecting an opportunity which the entrepreneur has to ensure। तो टू क्राइटेरिया जो इन्होंने इंश्योर किया बिफोर सेलेक्टिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, रिस्क एंड रिवॉर्ड, मार्केट फॉर प्रोडक्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यस, बी ऑप्शन है यहाँ पर। एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक का है ये क्वेश्चन। ऑल्टरनेट बिजनेस एंड शटडाउन पॉइंट, इसकी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल देखना पड़ता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में वो एलिमेंट भी कवर हो जाता है। तो 50 का बी हो जाएगा। ये केस स्टडी भी अभी मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पूरा केस स्टडी पढ़ सकते हैं टू नो द आंसर। बट क्या है कि जो लास्ट में क्वेश्चन था वो डायरेक्ट सा बन गया था, ऊपर केस स्टडी उसके सपोर्ट के लिए दे रखी है कि अगर रिकॉल नहीं होता है तो केस स्टडी पढ़ के आप कॉन्सेप्ट रिकॉल कर सकते हैं। तो हम डरते हैं केस स्टडी से, केस स्टडी तो एक्चुअली एडवांटेजेस है, आपको आंसर निकालने में हेल्प कर रही है वो, राइट। आगे बढ़ते हैं 51, फिर पढ़ लेता हूँ विच फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज दिस। तो पढ़ लेते हैं ऊपर, हमें केस स्टडी को इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि हमें इनका बिजनेस एंटरप्राइज पता करना है। आगे देखते हैं। अमन's फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वांटेड हिज सन टू जॉइन एनी गवर्नमेंट सर्विस बट अमन had different ideas. He was more interested in financial market. He along with his friend Sahil and Vinay started a trading firm. The company's main business was to consult people who wanted to invest their money in different. The profit and loss and were attributed equally after making profit and loss account. What form of business enterprise is this? This is partnership. 51 का D है ना? Yes. 52nd question देख लेते हैं, मांगा क्या है सबसे पहले। The business was running smoothly because of the agreement signed by them and no one used to interfere in each other's work and soon they become the market leaders. The agreement signed by Brahma, Vishnu and Mahesh above is called, क्या agreement था इनका, तो पढ़ लेते हैं। Brahma Vishnu started business together manufacturing doll. The firm was named Earth Limited. They agreed to share, see how crafty the question has been, from Brahma, Vishnu and Mahesh और नाम Earth Limited. They agreed to share profits and losses equally. They signed a contract
वेयर द टर्म्स ऑफ वर्किंग वर मेंशन्ड, ब्रह्मा विल लुक आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग। भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट है ना, तो 52 का बी हो जाएगा। एंड 52 का इन्होंने पार्टनरशिप अग्रीमेंट, एक सेकंड रुकना है, जल्दी से सेलेक्ट कर दिया हमने पार्टनरशिप अग्रीमेंट और फिर पार्टनरशिप डीड दे रखी। अग्रीमेंट को रजिस्टर करवा लोगे तो डीड हो जाएगी, तो ये डीड है, ज़रूर इन्होंने ऊपर कहीं रजिस्ट्रेशन की बात भी करी होगी। हाँ, agreement signed by them as no one use interference, soon they market leaders, they agreed, they signed a contract, contract का definition दे रहे हैं, contracts are always registered, तो यहाँ पर that is why this agreement between them is a partnership deed। पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, बट रजिस्टर करवा दो पार्टनरशिप को तो वो डीड हो जाती है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इधर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है ना। तो सारे ऑप्शन ज़रूर पढ़ लेने, जल्दबाजी नहीं करनी ऑप्शन सेलेक्ट करने में, कई बार वो सही भी हो जाती है पर इट्स ऑलवेज अ कैलकुलेटेड रिस्क टू टेक, ठीक है। 53 क्वेश्चन करते हैं हम, तो पढ़ लेते हैं। मांगा क्या है, हु विल बिकम द न्यू कर्ता ऑफ द एचएफ, नेक्स्ट एल्डेस्ट फीमेल मेंबर हो जाएगा, तो अमन, मीना, स्मृति, संकल्प। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक नहीं है ये, दे नाम से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जेंडर करें, विच इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट थिंग टू डू। तो मीना लड़के का नाम भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, स्मृति एंड संकल्प, बट अमन जस्ट बाय गोइंग हाउ नॉर्मली द नेम्स आर मेड इन द वर्ल्ड, तो अमन मेल नेम है, मीना और स्मृति फीमेल है, तो ये तो कभी कर्ता बन ही नहीं सकते। अब बात आती है संकल्प की। अमन और संकल्प में संकल्प जी बड़े हैं, 25 साल के हैं, तो संकल्प बन जाएंगे। रेस्पेक्टिवली आर 4 चिल्ड्रंस ऑफ सार्थक द कर्ता ऑफ HUF। वन नाइट सार्थक सफर्ड कार्डियक अरेस्ट एंड डाइड, तो हमारे हिसाब से संकल्प बन रहे हैं, है ना। तो 53 का सी हो जाएगा, 53 का सी ही सही है, ठीक है ना। बट दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, आई शुड से। नाम से जेंडर को डिनोट करना, वी आर लिविंग इन टाइम्स जहाँ पर ये थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं है ना। एंड इवन बिफोर भी कई जगह सम नेम्स आर जेन्युइनली जेंडर न्यूट्रल, और अब इन टुडेज टाइम्स नेम्स आर जेंडर न्यूट्रल, समटाइम्स दे आर। 54 सोहन इज वर्किंग, मांगा क्या भाई साहब ये बता दो। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द एलिमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव विच इज रिलेटेड टू वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान, है ना। तो बिजनेस प्लान के किसी कंपोनेंट के एलिमेंट की डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं अब आगे। सोहन इज वर्किंग विथ Ram, a new entrepreneur, as marketing manager for smooth and coordinated flow of work. He had to pay attention towards various elements. To maintain the appropriate number of sales, he had to compare various sales method and reach out different team members. Identify and state the element being discussed. तो बहुत सारे smooth and coordinated, he had to pay attention towards various elements to maintain appropriate number of sales. He had to compare various sales method and reach out. तो मार्केटिंग की बात हो रही है जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, प्रोडक्ट को बेचने की बात हो रही है, सुपरविजन की भी नहीं है, इंस्पेक्शन की भी नहीं है। तो 54 का मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए। 54 का ए दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे सुपरविजन है, तो देख लेते हैं कैसे सुपरविजन रह रहा है इधर। सुपरविजन, पहली बात तो सुपरविजन इज नॉट इवन एन एलिमेंट ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान, तो इतना अप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं कहूँगा मैं इसे। सोहन इज वर्किंग विद राम, अ न्यू एंटरप्रेन्योर, as marketing manager for smooth and coordinated flow of work. He had to pay attention towards various elements. To maintain the appropriate number of sales, he had to compare various sales methods and reach out different team members. Identify and state the element being discussed above which is related to one of the components of business plan. Alright, we'll accept their answer supervision, but आप टेक्स्ट बुक खोल के देखिएगा बच्चों। प्रोडक्शन प्लान है, ऑपरेशनल प्लान है, मार्केटिंग प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान है, और किसी के अंदर भी सुपरविजन एक एलिमेंट है ही नहीं, है ना। सुपरविजन एक एलिमेंट नहीं, सुपरविजन एक कॉन्सेप्ट ज़रूर होता है, बट लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो इफ़ द स्टूडेंट थिंक स्पेसिफिकली की बात हो रही है, तो देखिए इंस्पेक्शन ऑपरेशनल प्लान में आ जाता है, मार्केटिंग खुद अपने आप में एक एलिमेंट है। तो बातें मार्केटिंग की चल रही थी मेजरली, मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट हुए और वो सब है, बट आंसर फिर भी 54 का ए दे रखा है इन्होंने, तो या यू कैन से नॉट दैट गुड ऑफ अ क्वेश्चन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं हम।
आई मे बी रॉन्ग, अगर आपको लगता है यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. देयर इज नो harm in accepting. A teacher can make an error because we are the one dealing with so many questions. The probability of us making an error increases and questions जो हैं case study based question है उनमें subjectivity involved रहती है और हम restricted हैं NCERT की टेक्स्ट बुक से. और आप जानते हैं कि NCERT की टेक्स्ट बुक में भी ग्रेव एरर्स आगे से करी हुई हैं. CBSE की तरफ से ड्राफ्टेड सैम्पल पेपर में भी एरर थी जैसा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. तो आई फील नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट इफ आई हैव मेड एन एरर यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन. बट इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन क्वेश्चन नंबर 54 इज नॉट एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन. माई सिंपल रीजन इज सुपरविजन कोई एलिमेंट होता ही नहीं है किसी भी बिजनेस प्लान के सब एलिमेंट का. चलिए 55th क्वेश्चन कर लेते हैं. आइडेंटिफाई द स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन आर्यन इज इनटू. तो आर्यन इनोवेशन प्रोसेस की कौन सी स्टेज पे करना है? चारों ऑप्शन इनोवेटिव प्रोसेस के ही दे रखे हैं. आर्यन स्टार्टेड अ सुपर स्पेशलिटी स्टोर इन गुड़गांव इन 2018. ही sourced his product from small businesses all over India. His business picks up and people started liking the local business product. He sells at reasonable price. By 2020 he started making a good profit and frequently gives bonuses and rewards to employee. ये लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं जो कि कमर्शियल एप्लीकेशन होता है. तो 55 का जो है वो डी है. 55 का डी. 55 के डी में ये सारी बातें की जाती है. रिवॉर्ड्स देना, बेसिकली रीपिंग चालू करना बेनिफिट्स की, स्टेक होल्डर्स को उनके बेनिफिट्स देना. तो ये कमर्शियल एप्लीकेशन की बात हो रही है. एम्प्लॉइज़ वगैरह को रिवॉर्ड दे रहे हैं इसलिए. 56 क्वेश्चन की बात करते हैं. कैसे ट्रेंड स्पॉट किया? आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द वे स्पॉटिंग ट्रेंड. तो पढ़ लेते हैं. प्रिया joined a publication company that publishes a monthly magazine lifestyle. It covers articles related to fitness, clothing, gadgets. Priya had joined the clothing division of the magazine. Her divisional head explained her nature of work of the division. She also informed Priya that in addition to visits to local malls, she would have to attend power lunches on the first Monday of every month. Out of the following identify. तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेसिकली कि मॉल्स में जा रही हैं ये विजिट करने, वॉच करने और पावर लंचेस भी अटेंड करेंगी. ये क्लियर स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में आपको पता चल जाएगा कि ये वॉच ट्रेंड में दे रखी है. तो 56 का सी हो जाएगा वॉच ट्रेंड. और 55 का डी तो था ही, हमने देख लिया है उसको. 57th क्वेश्चन करते हैं. 57th क्वेश्चन. पंकज इज रनिंग अ केमिस्ट शॉप अंडर द नेम बंसल मेडिकोज इन अशोक विहार मार्केट. भाई साहब मांगा क्या है? फॉर्म अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पंकज इज एंगेज्ड इन. केमिस्ट शॉप चला रहे हैं. ही टेक्स द डिसीजन अबाउट द बिजनेस हिमसेल्फ. अकेले लेते हैं. ऑल्सो इन गुड प्रॉफिट एंड डायरेक्ट रिवॉर्ड और रिस्क बेयरिंग का सिस्टम है. सोल प्रोप्राइटरशिप है. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था. 57 का बी. ठीक है आगे. 58 अरविंद प्लान टू स्टार्ट. मांगा क्या है? फ्रॉम वेयर विल अरविंद गेट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. अरविंद को इन्फॉर्मेशन क्या कहाँ से मिलेगी? अरविंद प्लान टू स्टार्ट अ स्मॉल फास्ट फूड जॉइंट इन हिज एरिया. After finishing his degree hospitality management, his plan was to combine and use healthy ingredients like whole wheat flour to make burger buns. He knew that he had to start collecting information from different sources which will help him to identify right opportunity to start his business. From where will Arvind get the necessary information? तो मैगजीन, शोज, फैमिली मेम्बर्स हर जगह से मिल जाएगी. ऑल ऑफ द अबव सैम्पल पेपर से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है. तो 58 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा. 59th Anant and Anandi together took over their family business. क्या कहा है? They both are using the dash idea field guess करनी है. ठीक है ना. Understood that present competitors were using online means to sell their products. They decided on a new idea of providing furniture on rental basis to offices and household and also start making furniture using the traditional method which caught the attention of the new generation. They opened store in various cities and started selling through online mode also. तो ये फर्नीचर किराए पे दे रहे हैं. There are people जो मेट्रोज में रहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब में रहते हैं. They are supposed to shift very frequently with job changes and upgrades in job that the people usually do, right? एंड व्हाट हैपन्स देयर इज़ कि आपको जो फर्नीचर है उसको ट्रांसपोर्ट करने में उसके टूटने का खतरा रहता है ना. और फिर वापस सेटल करना टेक्स अ लॉन्ग टाइम. हाउ बेटर वुड इट बी कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाएं और आपका घर आपके लिए पहले से फर्निश्ड पड़ा है और आप फर्नीचर का रेंट पे कर रहे हैं. एक क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरा फर्नीचर पहले से एग्जिस्ट करता होगा. तो यहाँ पर आइडिया फील्ड जो है इन्होंने बेसिकली आइडिया देख लेते हैं कहाँ से मिला है इनको. क्रिएटिव एफर्ट्स लग रहा था पर क्रिएटिव एफर्ट्स तो ऑप्शन ही नहीं है. तो फिर से केस पढ़ लेता हूँ एक बार.
Anant Anandi together took over their family business of furniture. They understood that the present competitors were doing online means to sell their products. They decided on a new idea of providing furniture on rental basis. तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस रिलेटेड हो गया है ना, रेंट पे दे रहे तो बेच नहीं रहे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. आई थिंक 59 का बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. येस इट इज. तो ये सही है. लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों. विपिन तनेजा हैज कंप्लीटेड हिज मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT दिल्ली. मांगा क्या है? द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव आर. ठीक है, कौन से एलिमेंट की बात हुई है ऊपर? तो पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ, अशोर्ड मार्केट स्कोप, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ द अबव है. एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी है, फिर भी पढ़ लेता हूँ. ही थॉट ऑफ एन अट्रैक्टिव इकोनॉमिक आइडिया विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस, अर्न, ये एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी इनको मिली. And ensure future growth, further growth. The idea was to link the different restaurant with Indian railway network so that while traveling the passengers can order food as per their liking. 60 का डी हो जाएगा एंड दैट इज़ करेक्ट. तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा हो. पूरा एक सैम्पल पेपर हमने सॉल्व किया इन गुड टाइम. यहाँ पर थोड़े कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चंस थे. किसी भी तरह का कोई भी डाउट वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली में किसी के साथ भी. कमेंट करिएगा, एंगेजमेंट्स बढ़ेंगे बिकॉज दैट्स हाउ यूट्यूब अलॉगरिथम वर्क. आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो ये वीडियो लोगों के, दूसरों के सजेशंस में भी आएगा एंड दैट विल हेल्प द चैनल टू ग्रो. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट एवरी वीडियो. यू नो ऑल द गिमिक्स एंड शिमिक्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. So please, if you can support the channel in any way, that would be helpful. If you want to support the channel, there are some descriptions, there are some links in the description. Please use them. Bell icon दबा देना. अगले वीडियो में मिलते हैं. All the best for your exams. Till then, bye. Have a good day today.